हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का KRK एकेडमी के प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से स्वागत है। मैं प्रभात कुमार आप सभी के साथ पेपर 2 को डील कर रहा हूं। बच्चों, आप सभी को मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की है, रिपोर्ट राइटिंग, एसे राइटिंग एंड आर्गुमेंट राइटिंग, और लगातार हम इन पे वर्क कर रहे हैं बच्चों। कुछ बर्निंग टॉपिक्स हैं जिनकी संभावना है कि वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों के सामने एक रिपोर्ट लेके आया हूँ जो कि है मेक इन इंडिया के ऊपर, जो कि 10 साल कंप्लीट कर रहे हैं अपने। 2014 में लॉन्च की गई थी कि स्कीम थी मेक इन इंडिया, जो कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बूस्ट करने के लिए 2014 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोदी जी के द्वारा ये इसी स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो उसी को 10 साल कंप्लीट होने के बाद क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़ें अचीवमेंट हुए हैं और क्या क्या अभी भी बाधाएं हैं, क्या जहां पे पहले थे उससे हम लोग आगे बढ़े हैं, क्या हमारे टारगेट्स हैं और किन चीज़ों पे हम आगे वर्क कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हम पूरा आज डिस्कस करेंगे। और उसी के बेस्ड पे हम लोग एक रिपोर्ट भी लिखेंगे। हमारा मेन फोकस क्या है कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग देनी, वरना आप सब कुछ कर सकते हो, आप अपने से कंटेंट भी कलेक्ट कर सकते हो और उसको अच्छे से पढ़ भी सकते हो। बस क्या करना है, एक आइडिया आपके पास है होना है कि अगर उस पर रिपोर्ट आती है, यदि उस पर एशे राइटिंग आती है, तो उसको किस प्रकार हैंडल करना है। तो आज हम इस मेक इन इंडिया के ऊपर रिपोर्ट भी लिखेंगे, आपको मॉडल आंसर भी मैं प्रोवाइड करूंगा। अब चूंकि रिपोर्ट राइटिंग जो होती है वो टोटली इंग्लिश में होती है, हिंदी का कोई ऑप्शन नहीं होता एसे की तरह, तो उसको हम केवल और केवल इंग्लिश में करेंगे बच्चों। तो जैसा कि जो स्कीम है 10 ईयर ऑफ मेक इन इंडिया, जो मेक इन इंडिया है इसको 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं, उसके अवसर पे ये रिपोर्ट आप लोगों से पूछी जा सकती है। क्या है, 2014 में 25 सितंबर को इसको लॉन्च किया गया था, जो 10 साल अभी कंप्लीट कर रही है। तो 2024 के सितंबर में इसने 10 साल कंप्लीट कर लिया है। मेक इन इंडिया क्या है, वोकल फॉर लोकल, मतलब भारत को आत्मनिर्भर बनाना, सारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसको इतना इनबिल्ड कर देना, उसको इतना एम्पावर कर देना कि वह जितनी अपनी ज़रूरतें हैं उनको उनके लिए वह मैन्युफैक्चरिंग कर सके। वो चाहे फिर वो डिफेंस का सेक्टर हो, चाहे वो फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित हो, या फिर वो ऑटोमोबाइल से संबंधित हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, किसी भी सेक्टर को इंडिपेंडेंट बनाना ये मेक इन इंडिया का ध्येय था, उद्देश्य था, या इसी चीज के लिए इसको बनाया गया था। वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव वाज डिवाइस्ड टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ ग्लोबल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में इसको डेवलप करना है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू इंक्रीज द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री टू 12 to 14% पर ईयर। 12 से 14 साल का जो ग्रोथ रेट लेके चला गया है कि मेक इन इंडिया के तहत हम 12 से 14% का पर ईयर इनमें ग्रोथ करेंगे। ग्रोथ रेट हमारी ये होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की है। इसके अलावा हमारी एक है कि हमारा जो जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर है उसे हम 25% तक पहुंचाएं अप टू 2022 तक। ये जब 2014 में लॉन्च की गई थी स्कीम बच्चों, तब इसमें ये टारगेट था कि हम 2022 तक इसको कंप्लीट करेंगे। हालांकि अभी इसको रिवाइज करके 2025 को पहुंचा दिया गया है कि 2025 तक इसको, इस टारगेट को हमें फुलफिल करना है। अगर 2025 तक नहीं हुआ फिर हम 2023 को, अब 2030 तक इसको ले जाएंगे। बात समझ आ रही। इसके अलावा सेक्टर्स, कौन कौन से सेक्टर्स होंगे, अगर अभी जो 2021 में इसका 2.0 फेज, सेकेंड फेज इसका लॉन्च किया गया है। फोकसेस ऑन 27 सेक्टर्स हैं जिनको फोकस किया गया है इन वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के डिफरेंट सेक्टर्स को इनको इसमें ये स्कीम के तहत उसको इम्प्लीमेंट करना है और बढ़ावा देना है। इसके अलावा पिलर्स क्या क्या हैं इसमें, न्यू प्रोसेसेस को अपनाना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है, बिकम द कोर फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, लाइट, बिजली, पानी, सड़कें आदि का डेवलपमेंट करना है ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और इजी हो सके डेवलपमेंट करने के लिए। न्यू सेक्टर्स, एफडीआई ओपन ऑफ डिफेंस, एफडीआई को डिफरेंट सेक्टर्स में ओपन करना है।
कुछ परसेंटेज के अकॉर्डिंग, कहीं पे 100%, कहीं पे 75% और कहीं पे 50%। इस प्रकार हम एफडीआई को अपने इंडिया में मतलब इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। न्यू माइंडसेट क्या है कि गवर्नमेंट अभी तक क्या है, रेगुलेटर की तरीके से पेश आती थी। भाई किसी को अगर मैन्युफैक्चरिंग का कोई सेंटर डालना है, मैन्युफैक्चरिंग कोई फैक्ट्री डाली है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या एक रेगुलेटर की तरह बिहेव करती थी कि लाइसेंस प्रोवाइड करना, जांच करना और टाइम टू टाइम टैक्स का फिल करना। तो इस तरीके से एक रेगुलेटर की तरीके से पेश आती थी। लेकिन अभी क्या है, एक माइंडसेट चेंज हुआ है कि फैसिलिटेटर की तरीके से पेश आएंगी। जो सुविधाएं होंगी उनको प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट और उनको बढ़ने के लिए स्पेस देगी कि आप आराम से वर्क करो। आपको बहुत सारी स्कीम्स जैसे मुद्रा और बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनके तहत गवर्नमेंट इनको सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, टैक्स में छूट देती है और लाइसेंसिंग का जो प्रोसेस है उसको कम किया गया है। इसके अलावा और जो लॉज हैं, जो अननेसेसरी लॉ हैं, उनको हटाया गया है। गवर्नमेंट का जो सेक्टर था, गवर्नमेंट का लाइक कि गवर्नमेंट कई सेक्टर्स को खुद के अंडर पर रखा हुआ था, तो उसको कम किया है कि अब गवर्नमेंट कुछ तो ओनली कुछ सेक्टर्स पे ही उसका वर्चस्व रहेगा, बाकी सेक्टर्स को प्राइवेटाइजेशन के लिए, ग्लोबलाइजेशन के लिए उसने ओपन कर दिया पूरी तरीके से। बात समझ आ रही? तो अब क्या है, गवर्नमेंट का माइंडसेट कैसा है, एक फैसिलिटेटर की तरीके से पेश आएगी। मेजर अचीवमेंट्स हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए हैं। तो इंडिया इज द न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोवेस। It is evident across sectors. India produces 400 million toys annually and it is the world's 4th largest renewable energy producer. इसके साथ साथ बहुत सारे सेक्टर्स पे, जैसे कि डिफेंस के सेक्टर में कहा जाए तो डिफेंस डिफेंस एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर रही है। जैसे कुछ गरीब कंट्रियां हैं, कुछ जो डेवलपिंग कंट्रियां हैं, वो इंडिया से अपने जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं, डिफेंस वेपन्स हैं, उनको परचेस कर रहे हैं। जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस, इनका आप उदाहरण भी दे सकते हैं कि अभी रिसेंटली ब्रह्मोस मिसाइल का इन्होंने शेल किया है इंडोनेशिया और फिलीपींस के लिए। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, समझ आ रहा है? सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो गई। फर्स्ट कौन सी है? चाइना है। चाइना है फर्स्ट एंड सेकेंड है इंडिया। तो इस प्रकार बहुत सारे डेवलपमेंट, बहुत सारे अचीवमेंट्स इंडिया ने मेक इन इंडिया के तहत किया है। और क्या क्या चीज़ें हैं? इम्प्रूव्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके अलावा बूस्टेड इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस। डिफरेंट चीज़ों पे मेक इन इंडिया का इफेक्ट पड़ा है। आप इसको PDF पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारी नई नई चीज़ों को इन्वॉल्व किया गया, जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, GST का इन्वॉल्वेशन, और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे लॉज को घटाया गया है कि उनमें जो प्रोविजंस थे उनको कम किया गया है और इस तरीके से इम्प्रूवमेंट किया गया है। अदर स्टेप है कि 40,000 compliances have been reduced and 3,800 provisions decriminalized। इसके अलावा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है। रिसोर्सेस मोबिलाइजेशन है और डिफरेंट चीज़ों पे वर्क किया गया है मेक इन इंडिया के तहत। मेजर जो चीज़ें हैं हमारी, वो समझने के लिए हैं कि अभी क्या क्या चीज़ें इसमें इंडिया में मेक इन इंडिया के तहत क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं। तो फैक्टर हिंडरिंग सक्सेस ऑफ मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया जो 2014 में लॉन्च की गई थी, उसके तहत एक टारगेट रखा गया था कि हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो हमारा है उसका जो रीच है, GDP में जो शेयर है, उसको हम 25% लेके आएंगे। हालांकि अभी जो परसेंटेज है वो 16 to 17% है शेयर इन GDP ऑफ इंडिया। जब 2014 में था तो लगभग 14 to 15% था, तो ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। तो इसके पीछे रीजंस क्या क्या है? ओवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कैपिटल। हम FDI के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है, मतलब हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स नहीं है या इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट कर सके। तो हमें इन चीज़ों पे वर्क करना होगा। पॉलिसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, रिजल्टिंग इन inadequate growth of external market affecting economies of scale। इसके अलावा सब ऑप्टिमल इंटीग्रेशन इन सप्लाई चेन,
बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्टर्ब करती हैं। अभी कोरोना का काल आ गया तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आई। डोमिनेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर जो है उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। इवन आप ये कह सकते हैं कि 90% से ज़्यादा जो हिस्सा है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के तहत आता है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है या हिंड्रेंस है फॉर सक्सेस ऑफ मेक इन इंडिया का। इल टाइम्ड इंसेंटिव्स, आप देख रहे हैं कि इस टाइम पे बहुत सारी इश्यूज आ रहे हैं, ग्लोबल स्तर पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज एक दूसरे के बीच में क्लैशेस हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को और ज़्यादा अच्छे तरीके से लिख सकते हो। इसके अलावा कंक्लूजन क्या है, मेक इन इंडिया को कैसे आगे बढ़ाना है, तो वही चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा बिल्ड करना है, एफडीआई को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है कि वो इंडिया में आ सके, अपना जो प्राइवेट सेक्शन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और इजी करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बढ़ावा देना है ताकि प्राइवेट सेक्टर को और ज़्यादा अप्रोच मिल सके, प्राइवेट सेक्टर और आगे बढ़ सके। इस तरीके से आप अपना कंक्लूजन भी इस तरीके से लिखना है। मेजर फोकस हमें क्या करना है कि हम कैसे अपनी रिपोर्ट को लिखें। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रिपोर्ट है वो 6 जो वर्ड्स हैं उनके तहत हमें हमेशा डिवाइड करके रखना है। व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हु एंड हाउ। इन 6 लेटर्स के तहत हम अपने आंसर को लिखेंगे। हमेशा जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे रिपोर्ट राइटिंग की तो इन 6 लेटर्स के तहत 1 2 3 4 5 6, तो इन 6 लेटर्स के तहत ही अपनी रिपोर्ट को कंप्लीट करेंगे। पहले हम इस तरीके से अपने आंसर को फॉर्म्ड करेंगे, फिर इसके बाद हम फाइनल आंसर की तरफ जाएंगे। तो व्हाट क्या है, मेक इन इंडिया इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव लॉन्च टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, रिड्यूस इंपोर्ट dependency and make in India a global manufacturing hub. It promote investment, innovations and ease of doing business across key sectors like defense, electronics and automobiles. So क्या है ये मेक इन इंडिया के बारे में बात की जा रही है कि मेक इन इंडिया क्या है कि हमें अपने जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बढ़ावा देना है। किस डिफरेंट सेक्टर्स पे, डिफेंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स पे, ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर्स पे और इसके अलावा भी अन्य सेक्टर्स पे इसको इम्प्रूव करना है, इसको लागू करना है। वाई, क्यों करना है इसको? इंडिया एम टू इनहांस इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा देना, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, रिड्यूस रिलायंस ऑन imported गुड्स स्पेशली इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स लाइक डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी। तो व्हाट क्या है, इंडिया जो मेक इन इंडिया क्या है, वो ऐसी स्कीम है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए लाई गई है। इसके अलावा वाई क्यों लाया गया है? क्योंकि हमें आत्मनिर्भर बनना है और उन सेक्टर्स को ज्यादा फोकस करना है जैसे जो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, जैसे डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी। समझ आ रहा है? तो ये वाई वाला सेक्शन हो गया। व्हेन, कब लॉन्च किया गया? 25 सितंबर 2014 को। इसके अलावा आप बता सकते हो कि 2021 में 2021 में इसका फेज 2.0 इसका स्टार्ट किया गया है। बात समझ आ रही? वेयर क्या है इसमें, कहाँ का? अक्रॉस इंडिया, मतलब सारी इंडिया में, जैसे जो स्टेट गवर्नमेंट है, इंडिया के जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं इंडियन गवर्नमेंट्स के, उन पे इसको लागू करना है। कौन लागू करेगा? तो इंडियन गवर्नमेंट है, पर्टिकुलरली द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो आप इस तरीके से स्पेसिफिकेशन भी डालेंगे। बात समझ आ रही? तो फिर कैसे करना, हाउ वाला सेक्शन कैसे करना है? इट प्रमोट्स इन्वेस्टमेंट थ्रू पॉलिसी रिफॉर्म्स, इंसेंटिव्स लाइक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। इस तरीके के जो इनिशिएटिव्स लिए गए ना बच्चों, उनको आप जरूर मेंशन कीजिए, उनको जरूर मेंशन करना है। PLI स्कीम, improved infrastructure and simplified regulation. It also encourages indigenous production in defense, electronics and other sectors, supporting self-reliance and national security. बात समझ आ रही? तो इन 6 लेटर्स पे पहले हम अपनी रिपोर्ट को लिखना स्टार्ट करेंगे और इसके बाद फिर हम फाइनल आंसर पे जाएंगे। अभी देखना कितना इजी हो जाएगा रिपोर्ट राइटिंग लिखना। ये आपका मॉडल आंसर है रिपोर्ट के लिए, ये आपका 200 वर्ड्स का मॉडल आंसर है। आप इसमें जरूरी नहीं कि आप 200 वर्ड्स ही लिखें, 200 वर्ड्स लिखें आप। इसमें यह है कि आप 180
180 प्लस वर्ड्स रखें आप इसमें, बात समझ आ रही। तो अब हम इसको देखते हैं कैसे इसको लिखा गया है। देखिए सबसे पहले जो आपको क्या है, रिपोर्टिंग ऑफिसर के बारे में लिखना होता है। तो आप ये जो XYZ है इसको इधर भी लिखेंगे, इधर लिख सकते हैं XYZ, रिपोर्टिंग ऑफिसर XYZ। प्लेस क्या है, न्यू दिल्ली डालेंगे। डेट आपके एग्जाम के दिन की पड़ी होती है। अब देखिए कैसे इसको लिखना होता है। रिपोर्ट राइटिंग बच्चों के लिए बहुत टफ, कई बच्चों के लिए बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि इसमें आइडिया नहीं है कि हमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। एक्चुअली हमें कोई भी जो इंफॉर्मेशन है उसको ऊपर पहुंचाना होता है। तो उसी तरीके से हमें केवल और केवल फैक्ट बेस पे वर्क करना होता है। इस पर कोई भी आप अपना सजेशंस नहीं देंगे, कोई भी ओपिनियन नहीं देंगे। आपको नॉर्मल क्या है कि जो इंफॉर्मेशन है जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा उसके बारे में आपको लिखना होता है, बस सिंपल सा है। तो अभी देखते हैं क्या क्या चीजें हम लोगों ने, अभी जो लास्ट में हम लोगों ने व्हाट और वाई जो 6 लेटर्स पे हम लोगों ने वर्क किया उसी पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सो यहाँ पे आपको टाइटल भी देना है। यहाँ पे आप टाइटल भी देंगे बच्चों, मेक इन इंडिया। years ऑफ मेक इन इंडिया, आपको ऐसे टाइटल भी देना है और ये फॉर्मेट को फॉलो करना है आपको। लॉन्च्ड ऑन 25 September 2014, the Make in India initiative aimed to transform India into a global manufacturing hub, boost domestic production and reduce dependency on imports। आपको क्या है, इंट्रोडक्शन देना है, इस प्रकार कैसे खोलना है खुद को, जो आप टॉपिक ले रहे हैं उसको किस प्रकार से इंट्रोड्यूस कर रहे हो। द पॉलिसी फोकस्ड ऑन 25 के सेक्टर्स, 27 के सेक्टर्स, हाँ 27 के सेक्टर्स इंक्लूडिंग डिफेंस, ऑटोमोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, with an emphasis on ease of doing business and foreign direct investment। जो मेन थिंग है ना, जो मेजर चीजें हैं ना, उनको ज्यादा फोकस में रखना है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओवर द पास्ट डिकेड मेक इन इंडिया हैज सिग्निफिकेंटली, अब क्या है इसका सिग्निफिकेंस, क्या क्या अचीवमेंट्स इसने किया है इस स्कीम के द्वारा, उनको दिखाया जा रहा है। India has significantly increased FDI inflows, with defense and electronics manufacturing witnessed substantial growth. India emerged as the world's second largest mobile manufacturing। अब जो मेजर अचीवमेंट्स है ना उनको यहाँ पे आपको दिखाना है, बात समझ आ रही। द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, ये एक स्कीम इसके तहत लॉन्च की गई थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम फर्दर स्ट्रेंथेंड इंडस्ट्रियल आउटपुट while program like आत्मनिर्भर भारत complemented its objectives। बात समझ आ रही। तो इस प्रकार आपको इंट्रो लिखना है इसका, और इस प्रकार उसका आपको बॉडी के आगे बढ़ना है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं। अभी हम लोगों ने इंट्रो लिखा, ये क्या है स्कीम, फिर इसके क्या सिग्निफिकेंसेस हैं, इसके बाद हम इसका क्या क्या चैलेंजेस हैं, अभी रिसेंटली अभी क्या क्या इसमें चैलेंजेस हैं। Despite progress, challenges remain such as bureaucratic delays, inadequate infrastructure, and dependence on imports for critical components। imports के ऊपर अभी जैसे टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है, मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंसी है कि हम अपनी इंडिजीनियसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी नहीं है, हम दूसरे देश की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है। तो इस तरीके से हम लोग की जो अभी प्रॉब्लम है वो है इंपोर्ट्स फॉर क्रिटिकल कंपोनेंट्स। द ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन एंड सप्लाई चेन डिसरप्शंस आल्सो इंपैक्टेड द इनिशिएटिव्स। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट चैलेंजेस फॉर द मेक इन इंडिया। लेकिन अभी क्या करना है, फिर देखते हैं क्या आगे लिखा है। द स्कीम हैज इन्हांस्ड डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, reducing reliance on foreign arms and improving the operational efficiency of CAPF and armed forces. Indigenous weapon system, drones and bulletproof jackets have been introduced, ensuring better preparedness. In 10 years, Make in India has laid a strong foundation for self-reliance, but
sustained policies supported and infrastructure development are crucial for long term सक्सेस। तो आपको सारी चीजें इनमें बता के आगे बढ़ना होता है। तो इस प्रकार आप अपनी रिपोर्ट को कंप्लीट करेंगे। मेजर थिंग क्या है कि हमें किस प्रकार अपनी रिपोर्ट पे कैसे खोलना है, क्या क्या चीजें डालनी है। अगर आप इन 6 लेटर्स पे काम करोगे, इन 6 लेटर्स पे काम करोगे तो आप डेफिनेटली आप अपनी रिपोर्ट को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर पाओगे बच्चों। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई रिपोर्ट का टॉपिक आप हैंडल करने जा रहे हो, आप लिखने जा रहे हो कोई भी रिपोर्ट, किसी भी टॉपिक के ऊपर रिपोर्ट लिखने जा रहे हो, तो उसको पहले इन 6 लेटर्स पे आपको डिफाइन कर लेना है कि वो क्या है, क्यों है, कब हुआ है, कहाँ हुआ है और कौन कौन उसमें इन्वॉल्व है और कैसे वह चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है या कैसे उसमें चीज़ें हो रही। तो अगर आप इस प्रकार लिख रहे हो ना, तभी आपका रिपोर्ट अच्छी तरीके से होगा। जैसे ये मैंने लिखा हुआ, तो आप इस पे बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, बहुत सारी एग्जांपल्स ऐड कर सकते हो और भी चीज़ों को जो आपको समझ में आए, आपको लगे कि ये बेटर हो और भी बेटर इसको किया जा सकता है, तो उस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। फाइनली अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपको क्या है, लगातार प्रैक्टिस करना है। आपको अभी इसके ऊपर, इसके अलावा भी हम लोग बर्निंग टॉपिक्स लेके आएंगे, जो भी जिनके चांसेस होंगे कि ये टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं, तो उन टॉपिक्स को हम लेके आएंगे यहाँ पे और डिस्कस करेंगे आपको इसी तरीके से मॉडल आंसर के साथ। आपको क्या करना है, आपको अपने से प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने मेक इन इंडिया और डिफरेंट स्कीम्स जो हैं जिनके पूछे जाने की संभावना है, उनके ऊपर रिपोर्ट राइटिंग की है। तो आप भी क्या करें कि अपनी तरफ से टॉपिक्स उठाएं और उनके ऊपर वर्क करें। अगर आपको कहीं पर भी डाउट आता है तो आप वो टॉपिक मुझे सेंड करें और मैं उसके ऊपर रिपोर्ट राइटिंग आपको लिख के दूंगा। तो आपको बस प्रैक्टिस करनी है, कनेक्टेड रहना है और प्रैक्टिस करना है। अगर आप पेपर 1 के लिए 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे निकाल रहे हैं, तो 2 घंटे हर दिन का अपने पेपर 2 के लिए जरूर से जरूर निकालिए। पेपर 2 में सिर्फ एसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको पूरा अपना पेपर 2 कंप्लीट करना होता है। जब तक अगर आप पूरा पेपर नहीं कंप्लीट करते तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, फिर आपका पास होने का जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाता है। इसलिए आपको पेपर 2 को पूरा कंप्लीट करना, और उसके लिए क्या है कि आपको एक टाइम के साथ सारी चीज़ों को फ्रेम करना है, टाइम के साथ प्रैक्टिस करनी है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे 3 चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं, तो इसके अलावा आपको पैसेज राइटिंग का भी प्रैक्टिस करना है, इसके अलावा प्रेसी राइटिंग का भी प्रैक्टिस करना है, और ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके ग्रामर में सॉलिड नंबर आ गए तो फिर आपको ये समझिए 25 में 21, 23, 20 मार्क्स अगर आपके आ जा रहे हैं ग्रामर में, तो आप ये समझिए कि वो आपका सेफ जोन है। फिर आपके उतने मार्क्स बिल्कुल सिक्योर हो जाते हैं। फिर इधर जितने भी मिले, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से लिखोगे, तो आपके मार्क्स जरूर यहाँ पे मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इनफैक्ट आपके 12, 13 से भी अच्छे नंबर मिल सकते हैं। बात समझ आ रही? वहां पे जो एवरेज दिया जाता है 5-4 नंबर, 4 से 5 नंबर जो है वो किसी भी बच्चे को देंगे अगर उसने लिखा हुआ है। भले वो कुछ भी अच्छा लिखा नहीं है, लेकिन उसने लिखा हुआ है तो 3 से 4, 4 से 5 नंबर ऐसे मिलेंगे। अगर उसने ठीक ठाक कंटेंट डाला है तो 7 से 8 नंबर या 9 नंबर भी मिल जाएंगे। फिर 10, 11, 12 नंबर अगर आपको प्राप्त करने हैं, 12, 13 नंबर प्राप्त करने हैं, तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा इससे राइटिंग के लिए। बात समझ आ रही? रिपोर्ट राइटिंग आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। कहीं पे भी डाउट आता है तो आपको मुझसे कांटेक्ट करना है। डाउट सेशन में भी आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं और डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों आप लोगों को क्या है, लगातार प्रैक्टिस करना है और इसी तरीके से अपनी प्रैक्टिस को आगे भी बढ़ाना है। तो धन्यवाद बच्चों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।